ये रुके। अब मैं एक और बात बता दूं, ये आ जाते हैं, आज ब्लिंकन ने ये कहा है कि जनाब डू मोर करो और ये करो और वो करो। अब मुझे बताएं, पंजाबी में चकवाल में कहते हैं कद अहरे तवैंदी है, जहाँ पे आपका बुनियाद हो दीवार उसके ऊपर बनती है। ये आज जो अजाब है, ये जो हम लेके आए थे अमेरिका को, यहाँ पे जब नवाज शरीफ और ज़ियाउल हक बैठे हुए थे आपस में, आज वो ब्लिंकन कह रहे हैं, हालांकि यहाँ से साइगॉन ही गए, जूते खा के गए हैं, मगर अब वो कह रहे हैं कि जनाब अब आप मजीद करें। आप मजीद क्या करें? आप जो है स्टेटों के अंदर घुस के स्टेटों को तबाह किया, इराक को तबाह किया, शाम को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया। और मैं ठीक करके दे भट्टी साहब। देखिए कायद साहब, अमेरिका तो आपका ना कभी दोस्त था ना है, जहां अमेरिका समेत सारी सुपर पावरें 20 साल नाकाम शिकस्त खुर्दा पसपाई से भागी है, उस आग में पाकिस्तान को क्यों झोंक ले अभी 40 साल। मैं समझता हूं मेरे पीएम ने जब कहा था ना एब्सोल्युटली नॉट, मुझे उस बात पे फख्र है। अमेरिका कौन होता हमारे फैसले करने वाला? उसी की वजह से अरबों डॉलर हमारा नुकसान हुआ, 80,000 शहादतें हमने दी। ये अब बाप के साहब का हुक्मरानों ने दरअसल प्रॉपर्टी वहां रखी हुई है, उन्हें कहे ना अपनी प्रॉपर्टी लाए पाकिस्तान में अपने सियासतदानों को, उधर आप नहीं कहेंगे उन्हें। भट्टी साहब ये है कि अगर आज मुझे बताएं, हमें एक फ्रेंडली हुकूमत तो चाहिए ना, हमें अफगानिस्तान में फ्रेंडली हुकूमत चाहिए। अगर आज हमारे दुश्मन वहां पे बरसर इक़्तिदार आ जाते तो अमेरिका तो बड़ा दूर बैठा हुआ है। मुझे बताएं ना, वो जो औरतों के साथ ये करते हैं वो करते हैं, तो औरतों के साथ ये करवाने वाला तो अमेरिका है। जब औरतों के साथ फलस्तीन में क्या हुआ, उधर अमेरिका अंदर है। ये जो इंसानी हुकूक अलमदार है, ये इंसानी हुकूक दरिंदे हैं। अमेरिका को मकबूजा कश्मीर में जो खवातीन के साथ होता वो नजर नहीं आता, फलस्तीन में हुआ जो और दीगर शाम में हुआ उन्हें वो नजर नहीं आता। काजी साहब, ये दहशत गर्दों का ठेकेदार है आपका दोस्त अमेरिका। नहीं, मेरा मतलब हमें आप भी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी मलिक साहब हमें बनानी चाहिए और उनके मफादात के लिए। साहब, जो आपने शब्बर साहब की बात सुनी है, मुझे बताएं जो मुल्क इस तरह कर्जों में फंसा रहेगा, इस तरह जिस सिस्टम में फंसे हैं, फिर मैं आपसे वो पॉलिटिकल बहस नहीं करना चाह रहा। आप बताएं, आप फॉरेन पॉलिसी आपकी इंटरनल पॉलिसी की एक्सटेंशन है। इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अंदर आप स्टेबल नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, आप हो ही नहीं सकती आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट। फॉरेन पॉलिसी हमेशा होती है अंदर की पॉलिसी से। अंदर आपके क्या है, महंगाई, गुर्बत, कर्जे, किस तरह इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? सीधी सी बात है, ये तो अल्फाज कैसे हो सकते हैं भाई? वही आप वाली बात है। अब अपनी पहले इकोनॉमी अपना पेट कैसे ठीक करें? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पे जाना चाहिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट बनानी चाहिए। पहले ये गन से तो निकले, डॉलर की लड़ाई। आप एजुकेशन पे पैसे लगाते हैं, एजुकेशन पे पैसे लगाते, कॉम्पिटेंट बंदे आप लगाएं, सही बंदों पे काम लगाएं, लोगों को मैं आपको राय दे देता हूं, जब तक इस मुल्क में ताकतवर को गिरफ्त में लाने के लिए कानून हरकत में ना आया और करप्शन का खात्मा ना हुआ, तो मैंने कहा अगले साल इससे ज्यादा बुरे हालात कर्जे पे चलेंगे ना। वो आप कर्जे उतारने के लिए तो कर्जे ले रहे हैं, तो आप मुल्क चलाने के लिए थोड़ा ले रहे हैं। यही मेरा आर्गुमेंट। आप क्यों नहीं करप्शन पे लटकाते लोगों को? आप मुल्क के वजीर आज़म को भगा देते हैं। आपकी अदालत कहती है कि जी इसकी जिंदगी की गारंटी दो। एक तरफ आप करप्शन को प्रमोट करते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं लूटमार हो रही है। भाई, एक बंदा जो वज़ीर आज़म ये उस लेवल का आदमी लूटेगा, अच्छा, वो रोड की अक्ल भी करेगा। बड़ी साहब, इसको रोको। सफारतकारों से भी मिले हैं वहाँ पे, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे अभी एक तो मिले थे ना अफगानिस्तान के, वो तो बेचारा कहीं नजर नहीं आ रहा। कारीगरों से भी मिले हैं, बस मैंने इतनी बता दिया। उन्होंने अपने लोगों को खबर दी है कि मैं आईनी बहरान लाने में कामयाब हो रहा हूं पाकिस्तान में। नहीं, आता नहीं। कारीगरों का ये कौन थे? मकान बनाते हैं जो उनकी बात नहीं पता यार भाई, मुझे नहीं पता, मैंने जितना कहना था कह दिया। अच्छा, आईनी बुरान लेके आएंगे क्या? आपकी आईनी बुरान ले आएंगे। मगर कल ये क्या हुआ पता आपको? जब से मियां साहब लंदन गए हैं, कल उन्होंने 2.5 घंटे लॉन्गेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसकी क्या वजह? क्योंकि वो ज्यादा बीमार हो गए हैं ना। तो 2.5 घंटे तो आप, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आधा घंटा 40 मिनट, 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलक साहब, जब बैरूनी ताकतें भी आपके साथ हो, अंदरूनी नसूर भी आपको सपोर्ट करते हो, तो एनर्जी तो आ जाती है। तो अंदर वो अंदर से भी हेल्प है ऑफ कोर्स। मैं कह रहा हूँ है भाई, मैं तो कह रहा हूँ जो असाइनमेंट कही है, मुझे पता है असाइनमेंट में कौन कौन है, लेकिन फिर हमें कहेंगे सबूत दे। और भाई, तुमसे बड़े लुटेरों से ज्यादा सूद कोना क्या? ऐसे 20 साल पहले तुम मोटरसाइकिल के पंक्चर नहीं लगवा सकते थे, अब तुमने 50 नहीं, कुछ ऐसे थे जो पंक्चर लगाते थे दूसरों की मोटरसाइकिलों को और साइकिलों को। अब अरबों रुपए के तुम को पंक्चर लगा के दो साहब, इन अरबों रुपए का हमसे भी हिसाब लो। भट्टी साहब, जब तक हमारे यहाँ ये कल्चर रहेगा कि हम करप्शन को ग्लोरीफाई करें, करप्ट लोगों को इस मुल्क पे एक लीडर बना के मुसल्लत करें और उनकी जो है वो उनकी मदह में हम माशाल्लाह कसीदे पढ़ने शुरू करें, कहाँ ठीक होंगे हम? मुजरिम को मुजरिम ही नहीं कह सकते। ये रियासत का काम है, ये हमारा काम नहीं है।
ये रियासत के इदारों का काम है ना, पकड़े चोरों को जो उनको उल्टा मेरा भी तो काम है ना, मैंने पता है चिट्टा चाड़ना चोरी भी करता है, मैंने डिफेंड क्यों कर दिया? आपका ख्याल है कि मीडिया यार मीडिया को छोड़े, मीडिया को छोड़े, मेरी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? नहीं हमारी, मैं यहाँ पलपेट पे बैठा हूँ, नहीं हमने मैं कहा ओए बड़ा नेक आदमी तो पता लगे चोर बता दूं मीडिया कितना शोर डाल रहा है, ये अथॉरिटी बनी, हम नहीं मानेंगे, लेकिन इसी मीडिया में हमारे प्रिंट मीडिया के भाई जिन 40-40 नौकर है, 20,000 तनख्वाह है, उसे वो भी नहीं मिलती। हमारे वो लीडर जो बैठे उधर तकरीरें करें उसकी जिक्र नहीं करते यार, उनके घर चूल्हे नहीं जल रहे, उनके बच्चे स्कूलों से उठ भट्टी साहब किराएदारों ने जब तक निकाल दिया है। भट्टी साहब कैसे साफी दोस्त है भट्टी साहब, जब तक आप मनी लॉन्ड्रर का केस लड़ते रहेंगे मीडिया में बैठ के और यहाँ के जो इदारे हैं उनको सपोर्ट करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ये नहीं, हुकूमत भी कह रही है ये फेक न्यूज, फेक रेटिंग को तो तुम प्रमोट कर रहे हो, रेटिंग वाला पता है वो फ्रडिया किस किस की गोद में बैठा है, हाँ। तो उसका प्रमोटर कौन कौन है, ये बड़े इश्तिहार चलाते हैं, चलाए हिम्मत तो उसको कराए कि शफाफ रेटिंग कराए इस मुल्क में, मैं मान जाऊं इन्हें आता है। तो डिफरेंशियल कहां से आएगा? वो खर्चे से आएगा, तो उस खर्चे से कोई घर नहीं बन रहा होता, बल्कि आप रोटी दाल चीनी खा रहे होते हैं, ये मतलब है। तो ये कर्जा कम होने का, ये आप कह रहे हैं कि पैसे कहां गए, तो पैसे कहीं नहीं गए, ये पूरे तनख्वाहों में चले गए, ये आपकी जो बिजली की सब्सिडी में चले गए, ये आपकी वीट की इंपोर्ट में चले गए। ये कोई मतलब आप ये नहीं समझे कि इससे कोई सड़क बन गई या इससे कोई एयरपोर्ट बन गया, ये पाकिस्तान का रेगुलर फीचर है। और जो हमारा आपने बड़ी अहम बात की, बड़ी कि हर साल 20% बढ़ता है, तो आने वाले 10 सालों में तो इसकी तादाद 20 से 50% हो जाएगी, तो कैसे चलेगा मुल्क? ये आम आदमी तो मर जाएगा स्वाय खुदकशी के, उसके बाद कोई हाल नहीं रहेगा। तो मैं देखिए, मैंने आपको ये पहले भी कहा था, मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि अगर हमने डॉलर अकाउंट बैलेंस भी कर लिया और रुपये अकाउंट में ये बैलेंस बढ़ता रहा, तो इन्फ्लेशन इतनी हो जाएगी कि हम इसको बैलेंस नहीं कर सकेंगे। इस वक्त जो मसला इकोनॉमिक्स का है, हमारे मईशत का, वो ये है कि हम अपनी इन्फ्लेशन को, जब हम हर साल 2000 या 2000, 1900 या 2000 बिलियन का कर्जा लेंगे, तो इन्फ्लेशन तो आएगी। वो कर्जे का मतलब होता है भट्टी साहब नोट छापना, तो नोट छापते हैं इनडायरेक्टली, तो वो तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन में जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट हमारा बजट डेफिसिट है, ये हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ता जा रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही, तो ये बुनियाद है। और मैं समझता हूं इसके ऊपर मैंने अभी तक किसी अपोजिशन से, मैं इस पर कसूरवार अपोजिशन को ठहराता हूं। अपोजिशन वाला महंगाई करता है, वो ये नहीं बता रहा कि भाई इसका रास्ता क्या है। ये मसला कोई नवाज शरीफ का या इमरान साहब का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान का है कि भाई ये डिफरेंशियल जो आ रहा है ये क्यों आएगा, ये कैसे कौन कवर करेगा? शबर साहब, एक सवाल आपसे बड़ी रहनुमाई मिलती है, ये जो अचानक एकदम डॉलर को पर लगे, ये कहा जा रहा है 175 या 80 पे जाएगा, इसका कोई बेनिफिशियरी भी है या ये कोई सिस्टम चलाने वालों से गलती हो रही है? देखिए, इसकी वजह ये है भट्टी साहब कि डॉलर जो है 180 पे जाएगा या 170 पे जाएगा, मैं नहीं समझता कि होगा। मगर मसला ये है कि जब आपका जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो अगर आपका बढ़ता गया, तो डॉलर की जो पोजीशन है वो कमजोर, पाकिस्तान रुपये की पोजीशन कमजोर होती जाएगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना आ रहा है। उसमें अगर हमारी इंपोर्ट बढ़ती जाएगी और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती उस प्रोपोर्शन में, तो ये बढ़ता जाएगा और हमारा रिलायंस सारा इस वक्त रेमिटेंसेस के ऊपर है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसका रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा। ये मैं बिल्कुल इस पर क्लियर हूं कि इन द लास्ट 12 मंथ्स हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है, मगर वो बेहतर होने के बाद उसका असरअंदाज डॉलर पे उस शक्ल में नहीं हुआ है। और भट्टी साहब, एक बात आपको कहनी पड़ेगी, मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है, कि जो डॉलर का रुपये की वैल्यू कम हो रही है वो हमारे एक्सपोर्टर को फायदा दे रही है। और वो एक्सपोर्टर, मगर जितना फायदा उनको डॉलर की डिवैल्यूएशन से हो रहा है, इतना वो एक्सपोर्ट में शायद इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। और उनको चाहिए कि वो अपनी इस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करें, अदरवाइज वो कंपिटिटिव नहीं रहेंगी और ये पोजीशन नहीं रहेगी। आज जो हमारी एक्सपोर्ट की इंप्रूवमेंट नजर आ रही है वो इसलिए नजर आ रही है कि आपको रुपी टर्म में अच्छे पैसे मिल रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट के अगेंस्ट। आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।